हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जर्नल का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। के नीचे जो आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस दी गई हैं वो आपने क्या करना, उनका जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी, इट इज रवि हु ओड अस ₹1 लाख। ठीक है, कि रवि एक पर्सन था जिसने हमारे कितने पैसे देने थे, 1 लाख रुपीज। इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो क्या डिक्लेयर हो चुका है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। एंड 30 पैसे इन अ रुपी, कि 1 रुपए में 30 पैसे इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी कि उसकी जो असेट्स है, जो उसकी स्टेट है, उसमें से हमें पैसा कितना मिला है। जैसे 1 रुपये में से 30 पैसे मिलते हैं, यानी कि किसी से अगर हमने 1 रुपीज लेना था तो उसने कितने दिए हैं इस केस में, जैसे बता रहे हैं रवि, तो 30 पैसे। तो ये परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट हो गया। 30 पैसे इन रुपये का मतलब है 30%। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है गिवन बच्चों। 60 पैसे इन रुपी होगा तो 60% हो जाएगा, 70 पैसे इन रुपी होगा तो 70% हो जाएगा। तो जो ये ऐसे वर्डिंग लिखी होती है, इसका मतलब ये इतने परसेंट हमें उससे रिसीव हुआ है। अब 1 लाख लेने थे, 1 लाख में से हमें 30% के हिसाब से जो है कैश रिसीव हो चुका है। तो बाकी जो बैलेंस बचा, दैट इज 70%, वो क्या हुआ, वो हमारा बैड डेट्स है। ठीक है, जब हमें जो अमाउंट, क्योंकि वो अब इरिकवरेबल है, वो हमें उससे रिकवर नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इस केस में जो बैलेंस है वो हमारा किस में चला जाएगा, बैड डेट्स में चला जाएगा। करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। जर्नल का फॉर्मेट क्लियर है, लिखते हैं। डेट इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, सीरियल नंबर है, हम अपना सीरियल नंबर यहाँ लिखते हैं फर्स्ट। अब रवि से 1 लाख लेना था, 30% के से हिसाब से हम कैलकुलेशंस करेंगे और वो हमें कैश रिसीव हो गई है। तो जितनी कैश हमें मिली है उसके लिए क्या वर्डिंग यूज होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है। और जो पैसा इरिकवरेबल है, नहीं मिलेगा, उसके लिए वर्डिंग क्या आएगी, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2 में पर्सन का नाम, क्या नाम है, रवि। क्लियर है। अब रवि के सामने टोटल कितना लेना था हमने उसे, 1 लाख रुपीज। मिला कितना है, 30%, तो 1 लाख का 30% दैट इज 30,000। और बैलेंस दैट इज 70,000। ये हमारा क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है। आई थिंक क्लियर है एंट्री, कि जितना कैश आपको रिसीव हुआ है वो कैश के कॉलम में चला जाएगा। जो आपका नहीं मिला है, आपको इरिकवरेबल नहीं है, तो वो आपका बैड डेट्स में जाएगा। और टोटल अमाउंट हमने कितना डालना है, 1 लाख रवि को क्रेडिट करना है। क्लियर। कितना मिला है यहाँ पे नरेशन लिखनी है, 30 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम रवि ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। क्लियर, कि उसकी इंसॉल्वेंसी पे हमें 1 रुपए में 30 पैसे की कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कैश रिसीव हुई है। आई थिंक क्लियर दिस एंट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹2,50,000, कि 2,50,000 की जो सैलरी है वो ड्यू है। क्या होता है ये सैलरी ड्यू, आपने पे नहीं की है बेटा। अगर यहाँ होता सैलरी पेड, तो हमारी तो सिंपल एंट्री बन जाती कि हमने जो सैलरी पे करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट ये सैलरी ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट आर नॉट पेड, दे आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो सैलरी ये ड्यू है, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको क्या बताया था, क्या होता है हमारा लायबिलिटी, और जो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी आपकी सैलरीज के लिए। सेकेंड है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है। यहां लिख देते हैं सैलरी ड्यू। क्लियर। सैलरी ड्यू का मतलब वो सैलरी हमने पे नहीं की, कितना अमाउंट था उसका, 2,50,000। तो हम यहां लिख देंगे 2,50,000, 2,50,000।
क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बिल्कुल इजी है। किसी भी एक्सपेंस को अगर वो आउटस्टैंडिंग बोल देता है तो आपने क्या करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, जो वो एक्सपेंस का नाम होगा, और आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सपोज यहाँ रेंट होता, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हम क्या कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। जो भी आपको ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस का नाम दिया है कि ये ड्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये जनरल एंट्री बना देनी है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना है और टू में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करना है। क्लियर है। चलो पढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹80,000। क्या बोला गया है कि फर्नीचर जो है 80,000 रुपीज का है आपके पास, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर है। डेप्रिसिएशन आपको पहले पिछली वीडियोस में समझ आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उसके यूज के कारण या फिर पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वजह से, वेयर एंड टियर की वजह से हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। तो वो जो डिक्रीज है वैल्यू में, इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू में क्या होगा, यहाँ पर कैश नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ये ध्यान से सुनना बच्चों, एमसीक्यूज में आ जाता है कि किसमें से जो फॉलोइंग से कौन सा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम किसी को भी कैश में पे नहीं करते। ये हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर जो है उस फिक्स एसेट्स का नाम लिखा जाता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। जैसे हमारी ट्रांजेक्शन में फर्नीचर के ऊपर लगा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है। अगर हमारा डेप्रिसिएशन जो सपोज बिल्डिंग के ऊपर लगता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाता। कंप्यूटर के ऊपर लगता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर हो जाता। क्लियर कंसेप्ट कि आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है और जिस भी एसेट्स के ऊपर वो लगाया जा रहा है उस एसेट्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब अमाउंट चेक करिए, अमाउंट कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन की रेट दी आपको 10%, ठीक है, और फर्नीचर की कॉस्ट। अब आपने ये मत लिख देना कि 80,000 का डेप्रिसिएशन 80,000 का नहीं है। फर्नीचर की वैल्यू आपकी 80,000 की थी, उसका 10% डिक्रीज हुआ है, तो 80,000 का 10% जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 8,000 आएगा। तो हम यहां पर 8,000 लिख देंगे। क्लियर है। और यहां पर हम अपनी नरेशन लिखेंगे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कि हमने डेप्रिसिएशन लगाया है किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। आई थिंक क्लियर दिस जर्नल एंट्री। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपनी फोर्थ। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹5,000। क्या बोला इसने कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5,000 रुपीज का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर आपने स्पेशल एंट्रीज वाली वीडियोस देखा हो तो उसमें आपको जनरल एंट्री बताई गई थी। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है तो वो इसलिए क्रेडिट होता है, और डेबिट में क्या लिखा जाता है, ड्राइंग। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है कि जब आपने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है तो उसकी एंट्री क्या बननी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट कितना था कैलकुलेट करिए, लिखा हुआ है इसमें 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम अमाउंट लिख देंगे इसमें 5,000 रुपीज। क्लियर है, जनरल एंट्री क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने बनाना है तो क्या बनाते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आई थिंक क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। फिफ्थ, बाउट गुड्स फ्रॉम हिमांशी for cash ₹60,000, also paid ₹2,000 for their carriage। हमने हिमांशी से गुड्स परचेज करी है 60,000 की, कैसे पर, कैश में। तो यहाँ नाम हमें जो लिखा है इसका हमारे लिए कोई भी इफेक्ट हमारी एंट्री में नहीं होगा, क्योंकि हमने कैश में गुड्स परचेज किए। तो एक अकाउंट तो परचेज अकाउंट है क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए, दूसरा कैश में किया तो कैश है 60,000 का। अब इसने आगे लिखा है ऑल्सो पेड 2,000 फॉर देयर कैरीज, कि हमने जब गुड्स परचेज करी तो गुड्स परचेज करने के टाइम पर हमने कैरीज भी दिया है, उसका किराया दिया है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो चलो बनाते हैं अपनी एंट्री। जो एंट्री नंबर 5 है,
एक अकाउंट तो हमारा क्या था, परचेज किया था हमने, तो हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की आपने, 60,000 की परचेज की है। फिर हमने एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस का नाम कैरीज दिया ना, परचेज के ऊपर जो कैरीज देते हैं उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। क्या बोलते हैं, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। कितने का पे किया हमने कैरीज, 2000 का। टू कैश में परचेज किया इसलिए क्या लिख दिया, कैश अकाउंट। तो कैश कितनी देकर आए होंगे हम, टोटल 62,000 की कैश हमारी एक्सपेंस में गई है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे गुड्स परचेज्ड एंड कैरीज पेड। क्लियर। आई थिंक इस जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड्स परचेज की है, परचेज अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस पे किया उसके ऊपर हमने कैरीज का, तो कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। और टू कैश, जितनी हमने टोटल कैश पे किया कि हमने 60,000 परचेज के लिए दिया, 2,000 हमने एक्सपेंस के लिए पे किया, तो हम कितना पे करके आए हैं, 62,000। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है 6 पढ़िए। परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹3 लाख, कि हमने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है, कितने रुपीस की, 3 लाख रुपीस की। एंड पेड ₹25,000 इन कैश, 25,000 हमने कैश में पे किया है, किसके लिए, वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, कि हमने मशीन की इंस्टॉलेशन कराई है तो वेजेस पे किए है 25,000 की। वो किस फॉर्म में पे की है, कैश की फॉर्म में। यानी कि यहाँ जो हमारा एक्सपेंस है 3 लाख रुपीस की जो मशीनरी का है वो हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, और जो वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए हमने पे की है वो हमने कैश में पे की है। क्लियर है। तो बनाते हैं अपनी जर्नल एंट्री। मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब यहाँ कितने लिखेंगे बच्चों, मशीनरी आपने परचेज की है कितनी, 3 लाख की, और 25,000 जो हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन के पे किए, ये पे किया ना, मशीनरी के 3 लाख थे और इंस्टॉलेशन के कितने पे किए हैं, वेजेस 25,000। तो यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट आएगा बच्चों 3 लाख नहीं आएगा, 3,25,000 आएगा। क्लियर है। क्यों आएगा, आपको स्पेशल एंट्रीज वाली वीडियोस में समझाया गया था कि जब भी हम कोई फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी परचेजिंग के समय जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो उसी फिक्स असेट्स में ऐड हो जाते हैं। उनके लिए, उन एक्सपेंसेस के लिए अलग से कोई अकाउंट नहीं ओपन किया जाता। क्लियर है कंसेप्ट। मशीनरी आपकी एक फिक्स असेट्स है और फिक्स असेट्स के परचेजिंग के टाइम पर ही इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, तो इसलिए हमने वेजेस का उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन नहीं किया है। हमने जो 25,000 वेजेस के लिए पे किए हैं वो हमने मशीनरी में ही ऐड करने हैं। पेमेंट आपने जैसे की है आप वैसे लिखेंगे। बैंक चेक के थ्रू जो हमने की है उसके लिए बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट चेक से की है, 3 लाख की। और जो हमारी वेजेस की पेमेंट थी उसको हमने कैसे किया है, कैश से किया है, वो कितने की थी, 25,000 की थी। क्लियर है। अब इसमें और इस एंट्री में दोनों में डिफरेंस समझ आया। इसमें भी हमने गुड्स परचेज की थी और परचेजिंग के टाइम हमने एक्सपेंस किए थे, वो उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट ओपन किया है, देखिए है ना, कैरीज इनवर्ड अकाउंट ओपन किया ना। बट जब हमने मशीन खरीदी तो उसके लिए भी हमें बोला गया था कि हमने वेजेस पे किए, पर उसके लिए तो हमने यहाँ कहीं अकाउंट ओपन नहीं किया, तो ऐसा डिफरेंस क्यों, वो भी परचेजिंग के टाइम के एक्सपेंस थे, ये भी परचेजिंग के टाइम के एक्सपेंस थे, पर एक में हमने अकाउंट ओपन किया और एक में नहीं किया। तो डिफरेंस किस वजह से है बच्चों, फिक्स एसेट्स की वजह से। जब भी ध्यान से सुनना बच्चों डिफरेंस, कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके परचेजिंग के टाइम पे जो एक्सपेंस करते हैं उनके लिए अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। बट जब कोई हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं और उसकी परचेजिंग के टाइम पर कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन नहीं होता, वो आपकी फिक्स एसेट्स में ही ऐड होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आया बच्चों। गुड्स परचेज में एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करना है, एंट्री में उस एक्सपेंस का नाम लिखना है, ठीक है। बट फिक्स असेट जब परचेज करते हैं तो उसकी परचेजिंग के जो एक्सपेंस हैं उनके लिए अकाउंट ओपन नहीं करना, वो उसी फिक्स असेट्स में ऐड कर देना है। क्लियर। नरेशन लिखते हैं। Machinery purchased and wages for its installation paid। क्लियर है।
आई थिंक ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिक्स एसेट्स और गुड्स में ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें गलती मत करना कंसेप्ट में बच्चों कि। और अलग से कई बार हाँ जनरल एंट्री अलग से भी दे देता है वो, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹25,000 पेड इन कैश, ठीक है। उस मान लीजिए उस जनरल एंट्री में वो मशीनरी बोलेगा ही नहीं परचेज किए, तो उसने वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन की दी है, तो उस टाइम पर भी आपने उसके लिए जनरल एंट्री क्या करनी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जैसे भी पेमेंट किया वो करना है। बट वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन क्योंकि ऑब्वियस है बच्चों की, जब हमने मशीन खरीदी होगी तभी उसकी इंस्टॉलेशन के हमने वो खर्चा किया है, तो उसके लिए मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। नेक्स्ट करते हैं अपनी 7th ट्रांजेक्शन। गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस बाय फायर। यहाँ तक लाइन खत्म है, इसको समझो। गुड्स जो थी 2 लाख रुपीज की वो डिस्ट्रॉयड हो गई है फायर में, ठीक है। आग की वजह से हमारा 2 लाख रुपीज का जो गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम लॉन्च किया था, उसने एडमिट कर लिया है। एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट, और उसने 60% जो था अमाउंट का वो क्लेम हमें दे भी दिया है, ठीक है। हमें कितना रिसीव हुआ है, हमें क्लेम मिला है 60% का। तो इसके लिए जनरल एंट्री लास्ट वीडियो जो स्पेशल एंट्रीज वाली थी गुड्स वाली, उसमें आपको समझाया गया था ये वाला पूरा केस कि जब हमारा लॉस होता है फायर से तो हमने कितनी एंट्रीज बनानी है और कैसे कैसे बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, जो गुड्स की डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, लॉस बाय फायर से, उसकी जनरल एंट्री बनाते हैं हम अपनी 7th की। लॉस बाय फायर हुआ है तो हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, किसका नुकसान हुआ है, गुड्स का, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स का नुकसान हुआ है हमारा, 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया। सॉरी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर है कि हमने क्या किया है, आपको समझाया गया था ना कि गुड्स का जब लॉस होता है तो लॉस बाय फायर जिससे भी लॉस हुआ है हम उसका नाम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और गुड्स का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने क्या लिखना है, परचेजेस अकाउंट, जितने का भी हमारा लॉस हुआ है। आई थिंक क्लियर। अब इसमें हमने क्या किया, उसके बाद इंश्योरेंस था इस गुड्स का, तो हमारे इंश्योरेंस कंपनी की जो एंट्रीज थी वो भी बनेगी। अब हमने क्या किया है, क्लेम पहले इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर करना है, उसके लिए एंट्री बनाएंगे, यानी कि ये 7th की ही फर्स्ट थी, अब 2nd की ही जो है इंश्योरेंस कंपनी की बनेगी। इसमें क्या करेंगे हम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस था, 2 लाख रुपीज का, वो हमने क्या किया है, इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर किया है। तो यहां लिखेंगे नरेशन अपनी, क्लियर, कि हमने इंश्योरेंस क्लेम अपना इंश्योरेंस कंपनी पर लॉस कर दिया है। क्लियर। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट अभी एंट्री रह गई है एक, क्या हुआ था, पहले हमें जो लॉस हुआ हमने उसकी जनरल एंट्री बनाई, अब फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ट्रांसफर किया, कितने का, 2 लाख रुपीज का लॉस किया, हमने उसकी जनरल एंट्री बनाई। अब जो हमें रिसीव हुआ है अमाउंट, ठीक है ना, उसकी जनरल एंट्री बनेगी, कितने परसेंट हमें रिसीव हुआ है, 60% हमें रिसीव हुआ है, तो उसकी जनरल एंट्री हम बनाएंगे, यानी कि इससे की अभी 3rd बनेगी। हमें जितना पैसा मिला है उसके लिए क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो नहीं क्लेम हुआ उसके लिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और 2 में टोटल जितना हमने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया था। क्लियर है। अब कितना क्लेम किया था हमने, 2 लाख का किया था। क्लियर। मिला कितना, कितने परसेंट बोला है हमें रिसीव हो चुका है क्लेम, कितना मिला है, 60%। तो 2 लाख का 60% करेंगे 1,20,000। जो बैलेंस बच गया आपका डेट इज 80,000, ये आपका क्या हुआ है, लॉस हो गया। एक्चुअल में आपका लॉस 2 लाख का हुआ था, पर 2 लाख में से आपको इंश्योरेंस कंपनी से 1,20,000 मिल चुका है, बट 80,000 जो नहीं रिकवर हुआ दैट इज योर लॉस बाय फायर, ठीक है। अपनी नरेशन लिख देंगे इसमें, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज
2 लाख एट ₹1,20,000 कि उन्होंने 2 लाख का जो क्लेम था वो 1,20,000 रुपीज पर एडमिट कर लिया एंड पेड, और उस अमाउंट को पेड द सेम अमाउंट कि हमें वो अमाउंट पे कर चुके हैं वो। आई थिंक ये जनरली क्लियर है। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं इसको। चलो, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई 2 लाख रुपीस की फायर से, तो हमने इसके लिए लिखा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2 लाख रुपीज से। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस करा रखा था गुड्स, तो जब गुड्स इंश्योरेंस करा रखा होता है तो गुड हमने जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम जो है वो ट्रांसफर करना है, लॉस करना है। उसके लिए हमारा बनेगा क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर पूरे अमाउंट से 2 लाख रुपीज से। अब जितना क्लेम हमें रिसीव हो चुका है उसके लिए हमारा बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं रिकवर हुआ उसके लिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट से। आई थिंक क्लियर है ये जनरली। चलो नेक्स्ट करते हैं अपनी 8th। गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख वर गिवन अवे एज चैरिटी, कि हमने गुड्स जो थी 1 लाख रुपीज की चैरिटी में दी है। क्लियर है। सेल प्राइस कितना था उसका, 1,20,000 था। अब जब बच्चों हमने चैरिटी में दिया तो हमने उनसे सेल प्राइस तो नहीं लिया होगा ना। किसी को अगर हम चैरिटी में दान में कुछ भी दे रहे हैं तो उनसे पैसे थोड़ा लेंगे बदले में। तो जब भी हमने चैरिटी में फ्री सैंपल में जब भी हम गुड्स दे रहे हैं तो हमें सेल प्राइस सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया होता है, हमें उसका कुछ नहीं करना है। जो हमें वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस है वो हमने अपनी जनरलिटी में यूज करना है। तो हम अपनी जनरलिटी बनाते हैं। 8th की है ये, 8th ट्रांजेक्शन की। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है तो चैरिटी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स दी हैं तो गुड्स के लिए क्या लिखते हैं हम, जब हमारी कॉस्ट प्राइस पर बाहर जाती है तो हम उसके लिए परचेजेस अकाउंट करते हैं। ठीक है। नरेशन में क्या आ जाएगा, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में हमें गुड्स दिया है। ठीक है। कितने अमाउंट आएगा यहाँ पर, अब अमाउंट कौन सा आएगा अभी आपको क्लियर किया ना, 1 लाख या 120, हमारा आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है। हमें सेल प्राइस से कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं है, हमने जो भी कॉस्ट प्राइस है वही अपना यहाँ पर लिखना है 1 लाख रुपीज से। ठीक है। लास्ट में हम अपना क्या करते हैं, जर्नल का टोटल करते हैं। ये टोटल बच्चों आप अपने आप करोगे। ठीक है। ये क्या करना है आपने, कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। आपने खुद कैलकुलेट करना है। क्लियर। सारा क्वेश्चन आपको जो ये था समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो ट्रांजेक्शन्स थी वो क्लियर हो गई होगी कि आपको बच्चों कंसेप्ट समझना है कि हमने किसी भी एंट्री में अगर कोई कंसेप्ट डेबिट किया है तो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है, क्योंकि जो अमाउंट है वो तो कभी भी चेंज हो सकती है। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। आई थिंक आज की वीडियो में सारा जितना कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब आपके लिए एक काम इस वीडियो में, एक तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है आपको अपने हाथ से दोबारा अटेम्प्ट करके देखना है, और एक आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर। दिस वन इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये भी आपने अपने सॉल्व करना है। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हमने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। तो होप आपको अच्छे से आज का सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए